हेलो जी, सो वेलकम बैक। एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। और आज हम सीखने वाले हैं ROE के बारे में, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में। सो गाइस, रिटर्न ऑन इक्विटी एक ऐसा मल्टीपल है जिसको बहुत सारे लोग यूज करते हैं, बट प्रॉब्लम इज दैट पूरी तरीके से गलत तरीके से यूज करते हैं। एंड उसके वजह से उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया है, बट होता यह है कि कंपनी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है बिकॉज ऑफ सो मैनी रीजंस। सो गाइस, इस वीडियो में आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग ROE। ROE को समझेंगे कि ROE होता क्या है, उसका मीनिंग क्या है, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। मैं आपको लाइव कैलकुलेट करके दिखाऊंगा द मैथमेटिकल ट्रिक्स दैट इन्फ्लेट ROE। किन वजह से ROE को कंपनीज इन्फ्लेट कर सकती हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा, ये समझने की कोशिश करेंगे। रियल लाइफ एग्जांपल केस स्टडीज लूंगा मैं आपके सामने। टाटा स्टील, वोडाफोन, वोडाफोन आइडिया, ITC, HDFC बैंक, और अगर समय रहा तो एक दो और कंपनीज ले लेंगे। एंड हाउ टू आइडेंटिफाई जेन्युइन वर्सेस फेक ROE। अगर आपको पता ही करना है कि कौन सी कंपनी जो है वो फेक ROE प्रेजेंट कर रही है और कौन सी कंपनी जेन्युइन ROE प्रेजेंट कर रही है, वो भी आप यहां पर हमारे साथ सीखेंगे। एंड और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज, कौन सी मैट्रिक्स हैं जो ROE यानी कि रिटर्न और इक्विटी से बेहतर हैं अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। और उससे भी और उसके पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी अ गोल्ड माइन फॉर योर इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग जर्नी। तो थैंक यू सो मच। आई होप आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, बिकॉज सब्सक्राइब करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नो पता नहीं फिर ये जो स्क्रीन है आपके सामने कब फ्लैश होगी, आप बहुत कुछ मिस कर जाएंगे अदरवाइज। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं बोलूंगा कि ये मैटर क्यों करता है, हम इस टॉपिक को क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर मैंने देखे हैं अपने 20 साल के करियर में जो कि ROI को ब्लाइंडली चेज कर रहे होते हैं। स्पेशली मैं अगर अपने कुछ IT के फ्रेंड्स की बात करूं तो उनको एक पता नहीं क्यों ROI बड़ा पसंद होता है। इसका आई बोलेंगे 50% चल रहा है, 25% चल रहा है, 80% तक ROI इन्फ्लेट हो जाता है। इवन 200% तक ROI आपको कुछ स्टॉक्स के देखने को मिल जाएंगे। बट जरूरी नहीं है कि उस कंपनी की ग्रोथ अच्छी हो, उसके लेवरेज क्या है, बहुत ज़्यादा डेट ले रखा है कंपनी ने, बिजनेस स्टेबल भी है या नहीं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि कंपनी में कैश रियलिटी में आ रहा है कि नहीं। अगर कंपनी में कैश नहीं आएगा तो नो मैटर व्हाट, कितनी भी अच्छी अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी भी दिखा लेंगे, जो कहते हैं ना कि अकाउंटिंग कुछ ट्रिक्स होती हैं जिसकी वजह से आपको मैनिपुलेट कर सकती हैं कंपनीज, तो उससे अगर आपको बचना है तो फिर ये वीडियो बड़े ध्यान से देखिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि ROE होता क्या है। मैं बिल्कुल एक एक चीज बेसिक से बताऊंगा कि इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। अंडरस्टैंडिंग ROE। ROE जैसे कि हम बोलते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी, मींस नेट प्रॉफिट आपका जो भी है और शेयर होल्डर्स इक्विटी, मतलब कि आपने बिना डेट लिए जो भी आपके पास कैपिटल है, दैट इज कॉल्ड द शेयर होल्डर्स इक्विटी। तो बट इसको हम बैलेंस शीट में कैसे देखेंगे, चलिए सीधे चलते हैं। एक कंपनी उठाते हैं कोई सी। यहाँ पर ITC पहले से ही प्लेस्ड है, तो हम देख लेते हैं ITC की ही देख लेते हैं। ITC का जो यहाँ पर सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे कि नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है। गाइस, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि 2025 का अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो 35,000 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट है। इसको हमको डिवाइड करना है। अब हम जाएंगे बैलेंस शीट सेक्शन में। वाई इज इट लैगिंग? ओके, वी आर ऑलरेडी ऑन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में अगर हम जाते हैं तो यहां पर आपको दो चीजें ऑब्जर्व करनी है। ये जो बैलेंस शीट में असेट्स एंड लाइबिलिटीज वाला कॉलम है, तो यहां पर असेट वाली साइड में आपको, लाइबिलिटीज वाली साइड में आपको दो चीजें दिखेंगी। इक्विटी कैपिटल एंड रिजर्व्स। बोरिंग्स हैं जो वो होता है डेट का पार्ट, राइट। तो ये जो 1251 करोड़ एंड 68,000 लगभग जो रुपीज हैं, दैट इज कॉल्ड द इक्विटीज, शेयर होल्डर्स इक्विटी, राइट। दिस इज कॉल्ड द शेयर होल्डर्स इक्विटी। तो आपको इन दोनों को ऐड करना है और आपको जो नेट प्रॉफिट है उससे आपको डिवाइड कर देना है। चलिए मैं आपको यहां पर एक दिखाई देता हूं कि कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं। गाइस, जैसा कि हमने देखा था कि नेट प्रॉफिट 2025 के लिए अगर हम देखें तो 35,000, तो 35,000। और हमको इसको करना है कैलकुलेट परसेंटेज में, तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जस्ट गिव मी 1 मिनट। 35,000 मोटा मोटा ले लेते हैं और अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डबल जीरो पीछे आ जाएगा, राइट। फिर हमको उसको डिवाइड कर देना है शेयर होल्डर्स इक्विटी से। तो हम बैलेंस शीट पे पहुंचेंगे एंड व्हाट इज द शेयर होल्डर्स इक्विटी। सो 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 ओके, सो इट इज हियर।
68,000 में अगर हम 1,000 और जोड़ लेंगे तो सिक्स, मोटा मोटा मेरे हिसाब से 70,000 अगर हम कर दें तो किसी को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। सो इट इज 70। तो अगर हम इसको करते हैं तो ये लगभग लगभग 50% आ जाता है, राइट। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि ओके, सो यहां पर आप लोग देख सकते हो कि 50% के लगभग की हमको आरओई यहां पर दिख रही है। बट यहां पर एक कैच है, देखिए जो नेट प्रॉफिट है वो यहां पर इस साल का जो नेट प्रॉफिट है आईटीसी का, वो थोड़ा सा इन्फ्लेटेड है बिकॉज ऑफ एन अदर इनकम, ये आप देख पा रहे हो। तो यही एक रीजन होता है कि इन जनरल अगर आप इसकी आरओई देखोगे तो 27% आपको दिख रही है, बट बिकॉज एक अदर इनकम ऐड हो गई तो उस वजह से आरओई जो कि 27-28% इन जनरल रहती है, आपको 50% आरओई लगभग दिख रही है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। मेरा मेन मकसद था कि यहां पर आरओई को कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। किसी भी कंपनी की आरओई को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूं, लेट से हमने एचडीएफसी बैंक को ले लिया। सो एचडीएफसी बैंक के केस में आप क्या करेंगे, आपको सिंपल दो ही चीजें करनी है। प्रॉफिट एंड लॉस में जाना है तो यहां पर आप प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे 73,000, एंड अगर बैलेंस शीट में हम जाएंगे एंड फाइनली फाइंड आउट दीज टू फिगर्स। तो अगर आप इसको डिवाइड कर देंगे, इंटू 100 कर देंगे तो आपको परसेंटेज टर्म्स में आरओई मिल जाएगा, राइट। तो अब हम यहां पर पहुंचते हैं कि जस्ट गिव मी 1 मिनट। सो बट अभी जैसे कि हमने बात करी कि इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम वही होती है, इसमें दो तीन प्रॉब्लम हो सकते हैं। एक तो मैंने अभी आपको आईटीसी एग्जांपल में सीधा सीधा दिखाया कि हो सकता है कि कोई स्पेशल इनकम उस साल ऐड हुई हो और उसकी वजह से आरओई इन्फ्लेट हो, क्योंकि आरओई ऐसा फिगर है जिसको बहुत आसानी से इन्फ्लेट किया जा सकता है, तो बी वेयर। और हो सकता है कि इक्विटी की वैल्यू ही बहुत ज्यादा लो हो, राइट। मीन्स कई कंपनीज ऐसी होती हैं जो आर्टिफिशियली इक्विटी की वैल्यू को कम रखती हैं और डेट बहुत ज्यादा ले लेती है, तो ओवरऑल का कैपिटल स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफ्यूज रहता है। आरओई सोर्स फेक स्ट्रेंथ, जैसे कि इसमें बता रहे हैं कि जो रिजल्ट में हो सकता है इसी इनमें से किसी एक रीजन की वजह से आपका आरओई की जो स्ट्रेंथ है वो फेक दिख रही हो, जैसे कि हमने आईटीसी के केस में देखा। अब हम देखते हैं कि आरओई ट्रैप क्यों हो सकता है। लो इक्विटी इक्वल टू आर्टिफिशियल हाई आरओई, तो हमने जैसा कि देखा कि न्यूमरेटर अगर स्टेबल रहेगा और डिनोमिनेटर को अगर आप स्मॉल कर दोगे तो फिर आरओई स्काई रॉकेट हो जाएगी। मींस आपने प्रॉफिट्स को बढ़ा दिया या फिर स्टेबल रहने दिया, और अगर आपने लिक्विडिटी को लो कर दिया तो आपकी आरओई अपने आप ज्यादा हो जाएगी। दूसरा होता है लेवरेज, आपने हाई कर दिया, मींस आपने ज्यादा लेट से डेट ले लिया, तो फिर ऑब्वियसली आपका जो इक्विटी का प्रोपोर्शन है वो कम हो जाएगा और आपका आरओई एक बार फिर से हाई हो जाएगा। सिक्लिकल प्रॉफिट, जो साइक्लिकल कंपनीज होती हैं, जैसे कि हम टाटा स्टील का केस स्टडी भी डिस्कस करेंगे कि किसी एक समय के लिए किसी रीजन की वजह से किसी पर्टिकुलर क्वार्टर में बहुत अच्छा हमको प्रॉफिट देखने को लग गया, या फिर कोई एक्स्ट्रा इनकम लग गई और हमने वहां पर उसको, जैसे मेटल और कमोडिटीज और केमिकल्स के केस में ऐसा बहुत होता है, तो उसकी वजह से आरओई एकदम से सूट कर जाता है 30%, 40%, 50%, और नेक्स्ट ईयर फिर से वही नॉर्मल 2-3% जो होता है आ जाता है। अकाउंटिंग ट्रिक्स मैंने बोला बहुत ज्यादा लगती है यहाँ पर, मतलब एक सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मूला है ही तो है यार आरओई, और है कि आरओ इक्वल टू नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। अगर आप दोनों में से किसी के साथ प्ले कर लोगे तो हो सकता है। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि इसको छोड़ के ऐसी कौन से मैट्रिक्स हैं जो अगर हम यूज करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो फिर हम बच सकते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। टाटा स्टील का FY 22 में 41% स्काई रॉकेटेड हो गया था आरओई, क्यों कैसे हो गया था, लेट्स चेक। सो टाटा स्टील पे चलते हैं सीधे सीधे, 22 में पहुंचेंगे हम। तो 22 में आप देखेंगे कि प्रॉफिट देखिए कंपनी 8,000 कर रही है, 1100, 9,000, 8,000, अचानक से यहां पर 41,000 के प्रॉफिट्स आ जाते हैं, बिकॉज यहां पर कोई एक्स्ट्रा इनकम ऐड हुई होगी और बिकॉज ऑफ दैट अचानक से जो प्रॉफिट्स हैं वो स्काई रॉकेटेड हो जाते हैं। तो अब जैसा कि हमने अभी अभी देखा कि उसकी वजह से शेयर होल्डर सिक्योरिटी तो सेम रहेगी, उसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, वो तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम रहेगी। तो वहीं से फिर आपका एकदम से जो आरओई 41% पहुंच जाता है FY 24 में, जैसे ही अगले रिजल्ट्स आते हैं 7%, और अभी देख सकते हैं आपके 3 से 4% का आरओई चल रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि वोडाफोन आइडिया। यार इन वाले केसों में बड़ा सतर्क रहने की जरूरत होती है, क्योंकि यहां पर कई सारे स्क्रीनर में देख लेते हैं कि यहां पर इस वाले स्क्रीनर में दिखा रहा है कि नहीं। थैंक गॉड यहाँ पे तो नहीं दिखा रहा है, बट कई जगह स्क्रीनर में हमने देखा है कि यहाँ पर आरओई को अननेसेसरली हाई दिखा देते हैं, बिकॉज यहाँ पर मैं एक बार दिखाना चाहूंगा कि जैसे आप बैलेंस शीट में जाएंगे तो यहाँ पर रिजर्व्स जो है वो नेगेटिव में रहते हैं। तो जब रिजर्व्स नेगेटिव में रहेंगे तो अपने आप आपका न्यूमरेटर का वैल्यू काफी यहाँ से कंपेरेटिवली ज्यादा होगा, तो ऐसा लगता है कि इन्फिनिटी हो गया, वो क्या बोलते हैं हमारा आरओई। तो ऐसी कंपनी से तो बिल्कुल बच के रहना है, बिल्कुल भी इन ट्रैप में आपको नहीं पड़ना है।
सबसे इंपॉर्टेंट है भैया, यहाँ पर आप जब नेट प्रॉफिट्स देखोगे तो देखो कंपनी -28,000, -29,000, -31,000, इतने सारे जब लॉसेस आप दे रहे हैं तो फिर ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करने का तो वैसे भी कोई लॉजिक बनता नहीं है, ये सारे मैट्रिक्स फेल हो जाते हैं। आईटीसी को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एंड देन एच डी एफ सी बैंक, एक अच्छा एग्जांपल मैं लेना चाह रहा था। तो एच डी एफ सी बैंक को अगर देखेंगे हम, तो आप देखोगे कि इन्होंने कंसिस्टेंटली प्रॉफिट जो इनके हैं, देखिए कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बढ़ा रही है कंपनी, और यहाँ पर इनके रिजर्व्स भी बढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ पर आपको इनके रिजर्व्स भी बढ़ते हुए आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर कुछ भी ट्रैप नहीं है, आपको ऐसा नहीं है कि बोरोइंग्स अननेसेसरीली बढ़ा रहे हो, कंपनी की बोरोइंग्स भी स्टेडली ही बढ़ रही हैं, ऐसा नहीं है कोई कि एकदम से बढ़ रही है, और साथ में आपके रिजर्व्स भी बढ़ रहे हैं। सो आई मीन कंसिस्टेंट है आरओई, बहुत ज्यादा प्लस माइनस नहीं हो रही कि किसी साल में एकदम से बहुत ज्यादा उठ गई हो, किसी साल में एकदम से बहुत ज्यादा गिर गई हो। ग्रोथ कंपनी में दिख रही है, उसके रेवेन्यूज टॉप लाइन बॉटम लाइन दोनों में ग्रोथ दिख रही है। एंड लॉन्ग टर्म विनर, जो स्टॉक्स का पिछले थोड़ा सा अगर हम लंबा इतिहास उठाएं तो वहां से अगर कंपाउंडिंग दिख रही है तो वी कैन कंसीडर। स्टिल मैं बोलूंगा कि दिस इज नॉट ओनली द मैट्रिक, आपको हमेशा बेटर मैट्रिक्स मिलेंगे इससे, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं आगे वीडियो में। तो आरओई ट्रैप को अवॉइड कैसे करें, तो जो सबसे बढ़िया तरीका है दैट इज आरओसीई, आपको कैलकुलेट करना है। सो आरओसीई इज व्हाट, आरओसीई इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो यहां पर हम आरओई में केवल इक्विटी की बात करते हैं, लेकिन जब हम आरओसीई की बात करेंगे तो पूरे शेयर होल्डिंग की बात करेंगे, आई मीन इक्विटी प्लस डेट। तो जब दोनों की बात हो जाएगी तो फिर वो जो लेवरेज वाला पॉइंट ऑफ व्यू है उसकी वजह से आपको कोई मिसलीड नहीं कर पाता। दूसरा डेट टू इक्विटी रेशो, सेम चीज वहीं पर कि आपको लेवरेज चेक करना है। डेट टू इक्विटी रेशो अगर एक से जाता है तो आपको कॉशियस रहना है। इसलिए मैं कहता हूं कि आरओसी ज्यादा बेटर मैट्रिक्स है, यहां पर आपको डेट टू इक्विटी रेशो अपने आप ही एक तरीके से उसमें इनबिल्ट हुआ मिल जाएगा। एटलीस्ट 5 साल का प्रॉफिट का सीएजीआर देखें, ऐसा तो नहीं है कि कहीं पर अचानक से प्रॉफिट्स बढ़ गए हों। दूसरा फ्री कैश फ्लो, देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर कंपनी कैश जनरेट नहीं कर रही है, हमने प्रॉफिट्स भी देख लिए, किसी की बैलेंस शीट में प्रॉफिट्स भी हैं, बट अगर उसमें कैश नहीं है तो फिर उसके प्रॉफिट्स का भी कोई मतलब नहीं है। उसके लिए आपको कैश फ्लो एनालिसिस सीखना पड़ेगा। मैं डेफिनेटली बहुत जल्दी ही आरओसी पर एक वीडियो लाऊंगा फुल फ्लैश्ड, और कैश फ्लो एनालिसिस पर भी हम जल्दी से वीडियो लाने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वन टाइम प्रॉफिट्स को आप प्लीज अवॉइड करें। कई बार ऐसा होता है कि जब भी आपको किसी कंपनी का आरओई बढ़ा हुआ दिखे कि यार अचानक से स्क्रीनर आपने खोला, क्योंकि आजकल एआई का जमाना है, बहुत सारे लोग स्क्रीनर खोल कर बैठते हैं, 50-60% स्क्रीनर दिखा, तो आपको एक बार जरूर चेक कर लेना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है जैसे हमने टाटा स्टील के केस में देखा, जैसे कि हमने आईटीसी के केस में देखा कि कोई वन ऑफ किसी एंट्री की वजह से आरओई एकदम से एग्जेम्पलीफाई हो गया। आरओसी भी हो सकता है, तो उसके लिए जो उस मैट्रिक्स को कैसे बचा सकते हैं हम, और उस मैट्रिक्स को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, उसके लिए हम फर्दर वीडियोस लाएंगे और डिस्कस करेंगे कि आपका एक फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए। तो यहां तक मैं, अगर आरओई से बेटर मैट्रिक्स है आरओसी, तो एटलीस्ट आप जो डेट का मैनिपुलेशन है उससे आप बच सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज कमेंट में जाके अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, अगर आपने कभी कभी कोई आरओई को देके किसी स्टॉक्स को परचेज किया हुआ है और फिर उसका रिजल्ट कैसा रहा, मेरे साथ शेयर करें। और अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं इन्वेस्टिंग की दुनिया से, तो प्लीज लेट मी नो, एंड प्लीज सब्सक्राइब करें, बिकॉज आई एम डूइंग क्वाइट अ बिट टू to educate the investing fraternity. सो थैंक यू सो मच वंस अगेन, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।